शुभ प्रभात। आप सभी का इस ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम लोगों ने कल खुशी, प्रसन्नता और सुख, इन वस्तुओं में क्या अंतर है, यह बात योगेश भैया जी के माध्यम से ज्ञात की है। इसके आगे मूल्यों पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय योगेश भैया जी को, और इसके पहले मैं आमंत्रित करता हूं तारा रानी दीदी को, जो कल के सत्र का सार हमारे सामने रखेंगी। जिसको मैं रखती हूँ भैया। कल भैया आपने एक प्रश्न उठा था दीदी का कि अ, तीन चीजों के ऊपर उठा था कि हमारी प्रसन्नता, खुशी और सुख, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो कल मुझे एक चीज बड़ी अच्छे से समझ में आई कि आपने बताया कि जो हमारे घर में बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं, जैसे हमारे दादा दादी है या मम्मी पापा, जो वो हमेशा प्रसन्न क्यों नहीं रहते। तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क सा कल लगा, और मैंने कल उसको जो आपने बताया कि प्रसन्नता का मतलब है कि उनकी प्राप्ति, स्थिति और उपलब्धि, इन तीनों में जो जो उनका क्या कहते हैं, बैलेंस जो है, या उनको विश्वास जो है, वही प्रसन्नता है। कि उनकी प्राप्ति, स्थिति और उपलब्धि में जब उनको विश्वास हो जाता है ना कि आज मेरे पास क्या उपलब्धि है, वो इसी चीज को सोचते हैं। और जब उनको इस पे विश्वास आ जाता है, अपनी उपलब्धि पे, तब वो प्रसन्न रहते हैं। अगर उनको विश्वास नहीं होता तो फिर वो प्रसन्न नहीं रहते। तो ये एक बड़ी बात थी सोचने वाली कि वो लोग प्रसन्न क्यों नहीं होते। फिर आपने बताया खुशी जैसे होते, कि खुशी से मतलब है कि जो हमारी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी, इनके प्रति इनमें सामंजस्य होना जरूरी है। और समझदारी के प्रति जो हमारी निष्ठा होती है, इसी को हम ईमानदारी बोलते हैं। फिर एक चीज और आपने बताई थी आगे, जो मुझे याद है अभी बिना उसके, कि सुख जो होता है, सुख एक अनुभूति है, और स्वयं के मूल्य को समझ पाना। तो जैसे चेतना विकास मूल्य की बात हो रहे हैं, तो स्वयं के मूल्य को समझ पाना ही चेतना विकास को समझने के बराबर है। हम बोलते हैं चेतना विकास मूल्य, तो स्वयं के मूल्य को समझना ही चेतना विकास मूल्य है। और सुख, जैसे हम बोलते हैं सुख बराबर समाधान, हम जब हम पढ़ते हैं विद्या जीवन परिचय में, तो वहां पे सुख बराबर समाधान हमने पढ़ा। और सुख बराबर समाधान हो गया, तो जब हमें समाधान नहीं मिलता किसी भी चीज का, कोई समस्या है और उसका हमें समाधान नहीं मिलता, तो हम अतृप्त हो जाते हैं। और हम जो कुछ भी करते हैं वो सुख की तलाश में ही करते रहते हैं। हम भौतिकवाद में हम जड़ वस्तुओं में ही सुख को ढूंढते हैं, और उसी के पीछे हमेशा प्रयासरत लगे रहते हैं। और हमारी सारी तलाश अपने शरीर के इर्द गिर्द ही रहती है। जैसे मुझे कपड़ा ही चाहिए, मुझे ये छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरा मकान छोटा है, मुझे बड़ा का मकान चाहिए, मेरे जैसे कंपटीशन में बैठो तो मेरे उससे ज्यादा नंबर चाहिए। तो हम अपने शरीर के ही उसमें लगे रहते हैं, आसपास की भौतिक सुविधाओं को जुटाने में लगे रहते हैं। और जब वो चीजें नहीं मिल पाती तो हम अतृप्त होते हैं। तो उससे हमारा सुख जो है वो चला जाता है, हम सुखी नहीं है। और फिर भैया एक चीज सामने आई थी कि अनुभवगामी जो विधि है, उसमें सुख हमारा लक्ष्य है। और हमारा जैसे लक्ष्य अगर हमारा स्पष्ट होगा तो हम सुखी हो पाएंगे। अभी हमारा लक्ष्य ही भौतिक वस्तुओं में अटका हुआ है, इसलिए हम सुखी नहीं हो पाते। तो पहले लक्ष्य की स्पष्टता क्लियर होनी जरूरी है। जब हमारा लक्ष्य ठीक होगा तो ही हम उसके पाने में प्रयासरत रहेंगे, तभी हम सुखी हो पाएंगे। फिर एक चीज बड़ी अच्छी सी जो मेरे को समझ में आई,
कि अधिक सुख ही ज्ञान है। जैसे शरीर से अधिक सुख मुझे वृत्ति में मिलता है, वृत्ति की स्पष्टता में। वृत्ति से अधिक उसकी चित्त की स्पष्टता में अधिक सुख है। चित्त से अधिक आत्मा बुद्धि की स्पष्टता में मुझे सुख है, और बुद्धि से अधिक मुझे आत्मा की स्पष्टता में सुख है। तो अपने से जो हायर वैल्यू है उसकी जैसे जैसे मुझे उसकी स्पष्टता होती है, मैं ज्यादा सुख का अनुभव करता हूँ। और जैसे व्यवस्था, अगर हम व्यवस्था को समझे और व्यवस्था के अनुसार ही भागीदारी करते हैं तो उसमें हम सुखी होते हैं। फिर आगे मूल्यों के बारे में आया था भैया, जैसे वस्तु मूल्य है और शिष्ट मूल्य है। तो जो वस्तु मूल्य है वो शिष्ट मूल्य में ही समाहित है, और वस्तु मूल्य से शिष्ट मूल्य ज्यादा श्रेष्ठ है। और यहाँ पे आई थी वस्तु मूल्य से अधिक शिष्ट मूल्य सिद्ध है। और मानव और वस्तु में हमें अंतर को स्पष्ट करना होगा। जब हम मानव और वस्तु में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते तभी हम दुखी होते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हमें मिलती है तो वो अपने आप नहीं आई, उसमें मानव का मूल्य, मानव ने उसमें शिष्ट मानव के प्रयास से ही वो आया है। कोई भी वस्तु में अगर अच्छी बनी है या कुछ भी उसका मूल्य बढ़ा है, वस्तु मूल्य बढ़ा है, तो वो उसमें मानव का जो श्रम है वो इन्वॉल्व है। तो वस्तु मूल्य से मानव मूल्य ज्यादा स्पष्ट श्रेष्ठ है। भैया मैं इतना ही समझ पाई। धन्यवाद भैया। बहुत अच्छा दीदी, वेरी गुड कनेक्ट। सभी को और कोई और बताइए। भैया, सभी को नमस्ते। मैं क्षमा चाहूंगा भैया, मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वरना मेरी प्रस्तुति थी। हाँ स्वागत है। हाँ अभी ठीक है ना समस्या? हाँ हाँ भैया, बढ़िया बढ़िया, कहिए भैया। हाँ। सभी को नमस्ते भैया, श्रद्धेय नागराज बाबा जी को नमन। और मैं अपने माता पिता में सभी श्रेष्ठ जनों को, प्रबुद्धगण श्री योगेश भैया, अजय भैया और विनोद भैया और सभी सहयोगी साथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज के समय में हम संबंधों में जूझ रहे हैं। इसका कारण जीव चेतना में भय प्रलोभनवश व्यवहार करना ही है। हम कहते तो उसको व्यवहार करना है, पर वो है व्यवहार है ही नहीं। हम संबंधों में या तो शोषित हो रहे हैं या शोषण कर रहे हैं, क्योंकि जीव चेतना में जीते हुए शरीर ही केंद्र है। शरीर में हमने संवेदनाओं में ही सुख पाने का सारे यत्न संवेदनाओं से ही सुख पाने में है। हम संबंधी उसे ही मानते हैं जो हमारी अनुकूलता यानी रुचियों के अनुसार, यानी प्रिय है तो लाभ, उसी के साथ हमारे साथ संबंध रखे या व्यवहार करे। जीव चेतना से मानव चेतना में परिमार्जन होना ही चेतना विकास मूल्य है। हमारी दृष्टि में परिमार्जन होना है, जैसा प्रिय है लाभ से न्याय धन की दृष्टि होनी। अब इसमें भी सबसे पहले व्यवहार क्या है? मनुष्य की परस्परता में नैतिक मूल्यों का निर्वाह ही व्यवहार है। न्याय क्या है? संबंधों की पहचान, सही मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन में उभय तरीके। संबंध की परिभाषा देखेंगे भैया, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। और इसमें हम सबसे पहले देखने जाए मानव, और मानव की परिभाषा है मानव मनाकार को साकार करने वाला तथा मनस्वस्थ का आशावादी व उसे प्रमाणित करने वाला। तो मानव प्रमाणित कहाँ होगा? मानव प्रमाणित होगा सबसे पहले परिवार में। तो परिवार की परिभाषा है यह संबंधों का संबोधन, व्यवहार सीमा व मर्यादा, समाधान सहित सहज जन संबंध अर्थात सीमित व्यक्तियों का समुदाय, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति मानवतापूर्ण आचरण अर्थात अपने मूल्य चरित्र और नैतिकता के साथ अपने संबंधों को व्यक्त करता है, व मूल्यों की पहचान करता है और निर्वाह पूर्वक परस्पर भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान के लिए पूरक होता है। इसमें भी जो पहले आप जो चर्चाएं हुई उसमें आपने 3 मूल्यों का व्याख्या की। इसमें प्रेम मूल्य है, विश्वास मूल्य है और स्नेह मूल्य है।
प्रेम मूल्य हमारा पूर्ण मूल्य है और पूर्णाभूति है। प्रेम ही जीवन का पूर्ण मूल्य है। दया कृपा करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति ही प्रेम मूल्य है। इसका शिष्ट मूल्य अनन्यता है। अनन्यता का अर्थ है अब कोई दूसरा नहीं है, सभी इस पूरी मानव जाति ही मेरी संबंधी है और मैं पूरी मानव जाति के साथ अपने संबंध को पहचान पाता हूँ। और इसके बाद विश्वास मूल्य। हर संबंध, हर मूल्य का आधार विश्वास मूल्य ही है, क्योंकि ये आधार मूल्य है। और विश्वास मूल्य का शिष्ट मूल्य सहकारिता, सहभागिता है। इसके बाद यह स्नेह मूल्य है। स्नेह मूल्य न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधिता ही स्नेह मूल्य है। इसका शिष्ट मूल्य स्नेह में निरंतरता बनाए रखना ही निष्ठा है। अब इसमें जैसे कल चर्चा हुई, उसमें हमने देखा कि हम यहाँ पठन कर रहे हैं, तो पठन में हम शब्दों से पहले शब्दों का अर्थ जानते हैं। अर्थ से वास्तविकता तो इंगित होती है, वो उस वास्तविकता के साथ हमारा विचार चलता है और विचार से ही हम कार्य और व्यवहार करते हैं। और इसमें आपने एक चीज और बताई कि हमारी समझ में अधिकता ही हमारा लक्ष्य है। अर्थात जैसे मन से अधिक वृत्ति है, वृत्ति से अधिक स्पष्ट चित्त है, चित्त से अधिक स्पष्ट बुद्धि है, बुद्धि से अधिक स्पष्ट आत्मा, और आत्मा से अधिक स्पष्ट व्यापक। अब इसके साथ ही कल हमने जो प्रसन्नता और खुशी के बारे में आप वक्तव्य दिया भैया, उसमें प्रसन्नता को आपने बताया प्राप्ति और उपलब्धि के में जो विश्वास होता है, और अपनी स्थिति और प्राप्ति में जब हमारा विवाह एक सा हो जाता है तो वही प्रसन्नता है। सफलता और सार्थकता की अभिव्यक्ति की खुशी। और अंत में आपने भैया जो बताया था कि समाधान ही जीवन मूल्य, समाधान ही हमारा लक्ष्य, समाधान ही है अनुभवगामी विधि और सुख अनुभूति है। और मूल्यांकन कर पाना और स्वयं को समझ पाना ही चेतना विकास को समझ पाना है। हर प्रश्न का उत्तर क्यों और कैसे का उत्तर ही समाधान है। और इसी में फिर आगे जब आपने बताया दो मूल्य, शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य, इनमें श्रेष्ठता की बात थी। इनमें श्रेष्ठ या वरीयता हम किसको देंगे, तो इसमें वरीयता शिष्ट मूल्य को ही दी जाएगी। धन्यवाद भैया, मेरी जो त्रुटि है उसको क्षमा करें। जितना मुझे समझ में आया मैंने ऐसा कहा। धन्यवाद सभी को। वाह भाई, बढ़िया, बहुत ही अच्छा, खूब बढ़िया। और कल हम कुछ और बंधु भगिनी से प्रस्तुतियों को सुनेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मूल्यों की चर्चा तो हम करेंगे ही, और हमने शुरुआत भी कर दिया है। मूल्यों का एक प्रभाव जो मेरे ध्यान में आया कि मूल्यों की पढ़ाई से, मूल्यों की समझ से, या मूल्य में यदि हमारा मन लग जाता है तो क्या होता है। मेरे ध्यान में ये आया, उसमें गठाने घुल जाती है, और ये गठान बनने का सिलसिला बचपन से चालू है। और हमें नहीं पता कि हम कितने गठानों से भरे हुए। जैसा जैसा आयु बढ़ रहा है, वैसे वैसे, जैसे कल एक बात आई थी, खुशी प्रसन्नता, अगर दो ही व्यवहार ले ले, तो जैसा जैसा आयु बढ़ रहा है वैसे वैसे वो प्रसन्नता वाला एरिया हमको समझ में आ रहा है।
ये ठीक नहीं बैठता, यानी हम प्रसन्न नहीं रह पाते। सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा होता है। ये आज की समस्या है। और खुशहाली है तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस है। सोचने वाले व्यक्ति की ये सब व्यथाएं हैं। तो मूल्यों के प्रभाव से ये जो गठानें बनी हुई हैं, जिसका हमें अंदाज नहीं है, ये सारी गठानें घुलने लगती है। पर मूल्यों की, जैसे हमारी चर्चा ही पिछले सप्ताह से चली आ रही है, कि मूल्यों की अनुभूतियां या मूल्यों का अनुभव, ये होने के लिए हमें ध्यान देने की बात तो है। तो ये प्रभाव हम अपने में चाहते हैं कि ये गठाने घुल जाए, संबंध को मैं पहचानने लगूं और मूल्य बढ़ने लगे। तो संबंध की पहचान और मूल्यों का घुलना या बहना, इससे अधिक सुखद जिंदगी भी क्या हो सकती है? इससे अधिक कठिन क्या हो? ऐसा होने के लिए 4-5 मुद्दों पर हमारी अच्छी पकड़। तो वो कुछ मुद्दे मुझे लगता है आज हम चर्चा कर ले। हालांकि कल अंतिम जो बात अपनी हुई थी कि शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य, इस कनेक्ट से हम शुरू करते हैं। और इस कनेक्ट का नाम है सभ्यता। सुरेश भैया का माइक चल रहा है क्या? थोड़ा सा प्लीज माइक को देख लीजिए। तो ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता पर हमारा अच्छा गहराई से ध्यान होना। हम आप सभी को 4-5 मुद्दों पर गहराई से पकड़ होने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स अलग बात है, मैं इन 4-5 मुद्दों के एक्सपर्टाइज की बात नहीं कर रहा, पर उसके जो मार्मिकता है उस पर हमारा ध्यान चला जाए। जैसे दर्शन, कि दर्शन शब्द हम या तो मध्य दर्शन की रोशनी में हम जब बार बार दर्शन शब्द का प्रयोग कर रहे तो वो हो सकता है। पर दुनिया में दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्या ये दर्शन जिससे कैद और इतने दार्शनिक हुए और इतने दर्शनों के नाम हम सुनते हैं, कुछ तो होगा ना? उनमें से एक लोगों का नाम नहीं है इन सब में। अभी तक नाम चलते चला आ रहा है और बड़ा मान सम्मान है। कुछ तो होगा। तो जिसे दर्शन कह रहे, और कई वर्ष पहले तो, जहां तक मुझे जानकारी है, मुझे तो इंजीनियरिंग की है तो 1993 में पास आउट हुआ। उसके पहले के सिलेबस के लोग बताते, सीनियर्स, कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई 5 वर्ष की होती थी और उसमें से 1 वर्ष केवल दर्शन पढ़ाते थे।
तो उसके परिणाम भी ऐसे बताते हैं कि तुलनात्मक उन लोगों ने अच्छा काम किया। और आज हम सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो फिलॉसफी जिसे दर्शन कह रहे, वो आज नहीं है, पढ़ाई में नहीं है। और हम यहाँ मध्यस्थ दर्शन पढ़ रहे, इसलिए भी हमें दिक्कत जा रही है। दर्शन की आवश्यकता अभी के जो हम लोग हैं, हम तक व्यवस्थित नहीं आई। तो दर्शन का मर्म स्थल हमको अच्छे से पता होना, उस पर अपने को काम करना होगा। दूसरा है संविधान। संविधान की मर्मस्थली क्या है? संविधान की आवश्यकता मानव को क्यों है? इस पर हम सबको अच्छे से गहराई से ध्यान जाना होगा। तो दर्शन और संविधान ये लिखा जाता है, उसका वांग्मय बनता है, उसका डॉक्यूमेंट बनता है। संविधान का डॉक्यूमेंट बनेगा, संहिता बनेगी, दर्शन का वांग्मय बनेगा। तो इन दोनों के लिए भाषा की जरूरत है। तो भाषा की मर्मस्थली क्या है? मानव को भाषा की आवश्यकता क्यों है? इस पर अपने को अच्छे से पकड़ होनी होगी। तो दर्शन, संविधान और भाषा, जो तीन और शेष मुद्दे हैं जिन पर अपने को ध्यान देना होगा, वो है मनोविज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। इसकी क्यों आवश्यकता है? साइकोलॉजी की मर्मस्थली क्या है? दूसरा है समाजशास्त्र। अभी जैसे हमने कल चर्चा शुरू की, शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य। ये जो शिष्टता है, ये हमें सभ्यता का ध्यान दिलाती है। तो जब सभ्यता का ध्यान चला जाता है, तो स्वाभाविक है संस्कृति भी उसके साथ जुड़ी हुई है। अब देखिए, ये सब भाषा है, मतलब सुना हुआ। तो सभ्यता, संस्कृति, हमें लगता है हमने कहाँ कब पढ़ा। शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं तो वो बार बार सुनते रहते हैं, प्रोग्राम में सुनते हैं। कोई परफॉर्मेंस करना हो तो ये शब्द, मतलब हम लोग ढूंढ के फिर उसका बना लेते हैं कोई स्क्रिप्ट और बोल देते हैं ये संस्कृति है, सभ्यता है। पर उसकी मर्मस्थली क्या है? क्या वो हमारी सोच विचार का भाग है? ईमानदारी से, कि एक बोलने की बात है? तो ये संस्कृति, सभ्यता, ये सभी समाज शास्त्र से संबंधित है। और तीसरा है अर्थशास्त्र। जैसे अभी हमने वस्तु मूल्य की बात की, तो अगर वस्तु मूल्य को समझना है तो हमें श्रम मूल्य को समझना होगा। श्रम मूल्य को समझना है
उस स्थिति में हमें अर्थशास्त्र पर अच्छा पकड़ जरूरी है। और इन तीनों शास्त्रों का प्रभाव हमारी मानसिकता पर है, और यही मानसिकता प्रकट होती है हमारे व्यवहारों में। तो इन 4-5 मुद्दों से इसलिए ये अभिव्यक्तियां महत्वपूर्ण हैं। मैं ऐसे स्वीकार करके चल रहा हूं कि जितने भी हमारे बंधु भगिनी इस सत्र में जुड़े हैं और प्रतिदिन 2 घंटा काम कर रहे, तो एक अर्थ में समय लगा रहे। भाई ये जो समय लगा रहे, इसका क्या फल है, क्या सोच करके अपन समय लगा रहे। कुछ छोटे छोटे मेरे स्वयं के ध्यानाकर्षण हुए हैं। एक ध्यानाकर्षण जो प्रमुख आ रहा है अभी, वो ध्यानाकर्षण है टाइम पास। संवेदनाओं में जो सुखी होने का डिजाइन बना है, उसमें जबरदस्त टाइम पास है। तो जो संवेदनशील लोग हैं, जिनको जो प्रचलित अभी स्थितियां हैं शिक्षा की व्यवस्था की, उसमें जो अमानवीयता है, उस अमानवीयता से जो पीड़ा पहुंची, क्षोभ हुआ, क्या उसका कोई उपाय, समाधान, क्या हम उसमें कोई योगदान कर सकते हैं कि कोई कुछ उपाय निकले, कुछ समाधान हो? ऐसे शायद कुछ लोगों में से हम लोग हैं। तो अब हमारे लिए टाइम पास ये स्वीकार नहीं होगा। आज का एक बेला का समय पास हो जाना, इसका मतलब हम कितना बड़ा, खुद का तो है ही नुकसान, और आने वाली पीढ़ी का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नुकसान का मतलब है कि उनके रास्ते धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है, ये तो संकीर्ण होते जा रहे। तो ये जो अव्यवस्था है, इस अव्यवस्था को व्यवस्था में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी है तो किसकी? एक विकल्प आया है, कितने हजारों सालों बाद एक नया दर्शन आया, विकल्प आया, और उस विकल्प को हम लोग पढ़ रहे, समझ रहे। और अगर अब यही एक आशा की किरण दिखती है, तो इस पर काम करने वाले लोग भी अगर उसी संवेदनाओं के सुख में यदि समय निकालते हैं, समय पास होता है, टाइम पास होता है, तो ये हमारे लिए धीरे धीरे शोभनीय नहीं होगा, ये पीड़ा बढ़ाएगा इस प्रकार का हमारा टाइम पास। तो मुझे लगा कि ये जो 2 घंटे हम दे रहे हैं, और इसका जो प्रभाव आप सभी दिन भर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो इसका क्या भाई आगे इन 2 घंटों में और दिन भर की अपनी चर्चाओं में जो अर्जित होगा, हम उपयोग करेंगे। ज्ञान वही है जो उपयोग में आता है। तभी होगी जब हम
उसकी कोई उपयोगिता बनाएंगे, तभी तो ज्ञान प्रमाणित हुआ। तो मैंने ये स्वीकारा हुआ है कि ये सभी बंधु भगिनी शिक्षा के लिए अपनी भूमिकाओं को तराश रहे। हम आप सभी मानवीय शिक्षा घटित हो, आगे पीढ़ी का रास्ता प्रशस्त हो, इसके लिए अब हम आप सभी को मन लगाकर उपकार भाव से और शिक्षा में समर्पित होने के अर्थ में अपनी योग्यताओं को अर्जन करना है। और उन योग्यताओं की अर्जन की कड़ी में ये प्रस्तुतियां हैं। उसको आज की शैक्षिक भाषा में कंटेंट राइटिंग कहते हैं, जिसकी बड़ी भारी प्यास आज की शिक्षा जगत को है। जनाकांक्षा भी है, लोकाकांक्षा भी है, मानवाकांक्षा भी है। यानी ये छोटे छोटे विद्यार्थियों में ये मानवाकांक्षा दिखती है कि समझने को तैयार है। समझाने वाले व्यक्तित्वों की शिक्षा में भारी कमी हो गई है। इसलिए ये जो अभी हमने चर्चा की, अगर मैं थोड़ा सा प्रिसाइज हूं शिक्षा जगत की भाषा में, तो ये सारी डिसिप्लिन्स की मैंने बात की। दर्शन, संविधान, भाषा, शास्त्र, तो ये सभी इंटरडिसिप्लिनरी, यानी इन सबका अंतर संबंध क्या है, ये हमें मर्मस्थल एक 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 डिसिप्लिन के जोड़कर और एक समग्र दृष्टिकोण के साथ यदि हम मध्यस्थ दर्शन में जो मूल्यों की शिक्षा हमें प्रस्तुत की गई है, उस उसके आशय को समझ पाएंगे। इसलिए इन प्रस्तुतियों को हम प्रतिदिन उसको करते जाएंगे और उसको कंटेंट राइटिंग की शैली में लेते आएंगे। यानी एक टॉपिक मिला और उसे यदि हमें कनेक्ट करना है, अभी तो तर्क विधि ही होगा ऑनलाइन में, तर्क से अधिक हम, ये लिमिट है क्योंकि हम प्रत्यक्ष नहीं है एक दूसरे के लिए, तो हम तर्क का विकास जरूर कर सकते हैं। सो वी कैन डेवलप आवर लॉजिक और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने तर्क विकसित करने के अर्थ में ये जो मोड है, इस मोड पर अपन काम करेंगे। और जितना हमारा हो पाएगा, फिर उसको हर 6 महीने में एक बार प्रत्यक्ष मिलकर 8 से 10 दिन हम व्यवहार अभ्यास में इन मुद्दों का मनन भी करेंगे। इसलिए प्रतिदिन की कड़ियां महत्वपूर्ण होते जाएंगी, क्योंकि इसी पर यही बेस बनेगा। हम प्रत्यक्ष मिलेंगे। इसलिए एक एक बंधु भगिनी इन प्रस्तुतियों में भाग लेकर, अब तो कोई परीक्षा नहीं और ना ही कोई परीक्षा का दबाव भी है, इसलिए 10 वर्ष का अपन ने फुल स्पैन लिया हुआ है। कोई जल्दी नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं है, आराम से चलना है और समझकर चलना है।
तो अब जिन मुद्दों को मैंने थोड़ा सा आज चर्चा में लाया, तो अब हम शिष्ट मूल्य, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य, इसका अंतर संबंध से आज हम लोग हैं, इसके अंतर संबंध में हैं। और इसका अंतर संबंध समझने के लिए हमें सभ्यता का परिचय चाहिए। सभ्यता किसे कहते हैं? क्योंकि सभ्यताओं के ही रिफ्लेक्शन वस्तु की उपयोगिता और कला में दिखते हैं। तो जिसे हम कला कहते हैं, साहित्य और कला, प्रचार प्रदर्शन के लिए होता है। और आज हम में से हर एक जन प्रचार और प्रदर्शन से अछूता तो नहीं है। उसमें जो रस है, आज जो प्रचार और प्रदर्शन में जो रस है, उस रस को अपन क्या कहें? विकृत है, ये विभत्स हो गया। उसके अनेकों उदाहरण हैं। किसी वस्तु की सुंदरता को देखने जाएं तो वस्तु की उपयोगिता वहां नहीं है ऐसा दिखता है, केवल सुंदरता है। और तुलनात्मक ऐसी वस्तुएं महंगी भी दिखती हैं। तो वस्तु का कला और वस्तु की उपयोगिता और उसमें जो प्राकृतिक ऐश्वर्य है, तो प्राकृतिक ऐश्वर्य के तो अब क्या कहें, हमको समीक्षा होना होगा। और जिस प्रकार से प्रकृति का विनाश कहें, ये विनाश से जो उपजा हुआ वस्तु हमारे सामने है, कैसा हमारे मन में रस उत्पन्न होगा कि इस वस्तु का हम उपयोग भी करें। प्रकृति का विनाश के कॉस्ट पर कैसे सुंदरता का उससे अपना मन प्रभावित हो। तो प्राकृतिक ऐश्वर्य पर वस्तु की उपयोगिता और कला मूल्य, ये कर्माभ्यास है। और ऐसे कर्माभ्यास के बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में व्यवहार अभ्यास है, जो शिष्ट मूल्य है। और ऐसे व्यवहार अभ्यास के बैकग्राउंड में स्थापित मूल्य है, जो चिंतन अभ्यास है। इस प्रकार स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य, इन तीन मूल्यों का यदि हमें अच्छे से पढ़ाई करना है, समझ में आना है, तो संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, इन आयामों पर हमको गहरा ध्यान चाहिए, ऐसा समझ में आ रहा है। तो जैसा अभी अपने थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि हमें दर्शन का मर्मस्थल पता होना होगा, तो दर्शन की मार्मिक जगहें छूने के लिए, मर्मस्थल को छूने के लिए इतिहास और भूगोल में पकड़ चाहिए। इतिहास की मर्मस्थली क्या है? क्योंकि कला भी अगर देखेंगे तो इस कला के लिए भी इतिहास है, कला का इतिहास है। पर्यटन के क्रम में हम जगह जगह कला ढूंढने जाते हैं, कला देखने जाते हैं, तो कला का इतिहास है। और उसके साथ जुड़ा हुआ सभ्यताओं का इतिहास आता है, अपने आप आता है। तो सभ्यता और कला, इनका अंतर संबंध है। और आज के हम
मानव इन दोनों के अंतर संबंध में किसी स्पष्टता के अभाव में कंफ्यूज्ड हैं। किस मुद्दे पर कंफ्यूज्ड हैं? क्योंकि ये बदलता है और बहुत तेजी से बदल रहा है। यदि आप में से कोई रुचि उसमें रखते हो तो 3 इंग्लिश शब्द हैं। एक है हिस्ट्री, दूसरा है कंटेम्पररी, तीसरा है मॉडर्न। हिस्ट्री क्या है यानी इतिहास क्या है, कंटेम्पररी प्रचलित क्या है, मॉडर्न और आधुनिक क्या है। इसमें हम लोग कंफ्यूज हैं। हम लोग कौन है? कंटेम्पररी है, मॉडर्न है। हिस्ट्री का तो पता लग गया, अब ये तो रिपीट नहीं हो सकता। इतिहास हो गया, हम कहते भी है, तो वो तो बंद हो गया डॉक्यूमेंट में। कंटेम्पररी कहें या मॉडर्न कहें, अब हम अपने रहन सहन को लेके आते हैं इसमें। हमारी लाइफस्टाइल कंटेम्पररी है या मॉडर्न है? और रूखापन इसलिए लग रहा है, ये इतना डीप हो गया ये कंटेम्पररी और मॉडर्न में, कि हम लोग अपना अपना खुद का ही इतिहास हम भूल गए। प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास है। हाँ, किन्हीं भावुक या समावेश के क्षणों में हम जरूर भाषा प्रयोग करते हैं, ये तो ऐतिहासिक काम हो गया। यानी कहीं ना कहीं हमारी आकांक्षाएं निकल करके आती हैं। जब कोई प्रभाव हमारे मन को छूता है, हमको लगता है ये ऐतिहासिक काम है। मतलब हम कोई फ्यूचर आंकते हैं, कि जब वही फ्यूचरिस्टिक हमको समझ में आता है, तब हम कहते हैं इसका इतिहास बनेगा। यानी कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट में, चेतना विकास में इतिहास का महत्व है। तो कला का इतिहास हम देखेंगे, उसके साथ जुड़ा हुआ सभ्यताओं का इतिहास भी अपने आप आता है, और इन सभ्यताओं पर प्रभाव करने वाले तंत्रों का भी उसमें उल्लेख आता है। जैसे अगर कला की एक्सप्रेशन देखेंगे, तो उसमें धार्मिक तंत्र प्रभावकारी दिखाई देता है, उसमें राजनीतिक तंत्र प्रभावशील होता हुआ दिखाई देता है, उसमें आर्थिक तंत्र प्रभावशाली होता हुआ दिखाई देता है। तो उपयोगिता, वस्तु की उपयोगिता और कला में, तो जो एक छोटा सा विश्लेषण है, जो उपयोगी बनाता है वस्तु को, उसको हम कारीगर कहते हैं, आर्टिसंस, कारीगरी। और जो सुंदर बनाता है उसको हम आर्टिस्ट कहते हैं, वो कलाकार है। अब आपके संपर्क में कुछ आर्टिस्ट होंगे तो उनका लाइफस्टाइल देखिए, उनकी मानसिकता देखिए, उनकी शिष्टताओं को हम लोग देखते। हमारे में से भी कोई आर्टिस्ट होगा, हम अपनी शिष्टता को देखते। और एक जो कारीगर है, जो वस्तु को उपयोगी बनाता है, शायद उसकी उसकी वस्तुएं हम ज्यादा प्रयोग करते। किसी आर्ट वर्क को हम शोभा की वस्तु के रूप में घर में जरूर रखते। हम आर्टिस्ट हैं तो भी, किसी आर्टिस्ट का तो भी, और उससे एक प्रभाव पाने की कोशिश करते रहते। अभी यहाँ यहाँ से हमको मूल्यों का परिचय होने लगता है। तो हमारे लाइफस्टाइल में ही कितने तो मूल्यों के अंतर्द्वंद्व हैं। जो आर्ट वर्क है उसका अलग रख रखाव है, और जो उपयोगी वस्तु है उसका अलग रख रखाव है। दोनों में अलग शिष्टताएं हैं। तो उपयोगिता और सुंदरता का अंतर संबंध, इसके लिए दर्शन चाहिए। इसी का नाम है मूल्य दर्शन।
और ऐसे उपयोगिता और कला के संबंध शिष्टता से बनते हैं, उसे भी दर्शन चाहिए, उसकी एक आचार संहिता चाहिए, उसे संविधान कहते। और इन शिष्टताओं में, अच्छा, वो एक अकेली व्यक्ति की नहीं होती। आज ऐसा हालांकि है, आज परिवार में एक अकेले व्यक्ति की शिष्टता है, उसका नाम है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवादी व्यक्ति को स्वतंत्रता पसंद है, वो मॉडर्न हो गया। और जो समुदाय विधि से चलते हैं परिवार में ही, वो कंटेम्पररी हो गए। और हिस्ट्री का पता ही नहीं। तो सभ्यताओं का क्या एक अकेले व्यक्ति की सभ्यता होगी? इस सभ्यताओं में यूनिवर्सैलिटी है, सार्वभौमिकता है। सभ्यता के मूल में संस्कृति है होगा। क्या संस्कृति एक अकेले व्यक्ति का होगा? एक राष्ट्र की होगी, एक राज्य की होगी, एक गांव की होगी, या ये संस्कृति सार्वभौम होगी? तो अब धीरे धीरे मूल्यों की पढ़ाई, मूल्यों की समझ के लिए हम इन सभी मुद्दों में जो निहित मौलिकताएं हैं, उनके प्रति हमारे मन में जिज्ञासा होना आवश्यक है। इसलिए संवेदनाओं का नियंत्रण ही मूल्य है। तो व्यवहार शिक्षा इसलिए आवश्यक है कि इन जिज्ञासाओं तक हमारा ध्यान पहुंचे, और ऐसे जिज्ञासाओं में हमारा ध्यान होने के लिए हमें संवेदनाओं पर नियंत्रण भी आना होगा। यदि हम संवेदनाओं के सुख दुख में मोहित हैं, हालांकि केवल मोह नहीं आता, उसमें विकार आते हैं, षड विकार। इन विकारों से ग्रस्त हमारा मन सार्वभौमिकता की जिज्ञासा कब करेगा? इसलिए यदि हमें ऐसा लगता है कि मूल्यों की अनुभूति प्रशस्त हो, हर व्यक्ति को प्रशस्त हो, उस स्थिति में हमें अखंडता, सार्वभौमिकता के प्रति जिज्ञासा हृदयंगम करते हुए उन जिज्ञासाओं के समाधान के अर्थ में दर्शन, संविधान, भाषा, शास्त्र, ये जो कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट, यानी मानवीय चेतना के विकास के जो आयाम है, इनका शोध है। तो विकल्प पुस्तिका हमने इसके पूर्व पढ़ाई किया, उसमें जो प्रश्न बाबा जी के मन में आए, उन प्रश्नों की मार्मिकता अगर हम पहचानने की कोशिश करेंगे, तो उसका अभी अर्थ यही समझ में आ रहा है कि सर्व मानव को मूल्यानुभूति के अर्थ में मार्ग प्रशस्त हो, यही हमारा उपकार है। और बाय एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से हम इसे कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इस अर्थ में इनकी डिटेल्स अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो अभी हमारा संबंध है, हमारी शिष्टता और वस्तु यानी प्राकृतिक संबंध, शेष प्रकृति संबंध, मानव मानव संबंध के साथ हम लोग हैं, ये है वाला भाग कनेक्ट लेना होगा। अब जो है ये कष्टप्रद है, मुझे पता है, क्योंकि ये जो अभी है इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं।
इसमें संवेदनाओं से सुखी दुखी होने का ही डिजाइन अधिकतर है और तमाम प्रकार के कंफ्यूजन भी हैं। इससे ऊपर उठने की मुद्दा है। तो इनके साथ जो जिज्ञासाएं हमारी होंगी, उन जिज्ञासाओं के साथ अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि संस्कृति और सभ्यता, विधि और व्यवस्था, और इनको हम समझेंगे इन मूल्यों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि शिष्ट मूल्य द्वारा हम मूल्यांकन करते और वस्तु मूल्य से हम विनिमय करते। आज हम करते हैं, विनिमय करते हैं, पैसे के माध्यम से करते हैं, और फिर उस वस्तु का जो आस्वादन है उसका भी हम मूल्यांकन करते हैं। किनसे पाया उसका भी हम मूल्यांकन करते। तो वस्तु में उपयोगिता और कला मूल्य है, और उपयोगिता और कला मूल्य का आधार के रूप में हमें श्रम मूल्य पहचानना होगा। इसलिए श्रम मूल्य, उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य और वस्तु मूल्य, इस आधार पर वस्तु मूल्य हम पहचान पाए और इन वस्तु मूल्य के विनिमय के रूप में हम मानवीय शिष्टता को पहचान पाए। कल हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आज इतने मेरे ओर से हाईलाइट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत धैर्य से इन मुद्दों को अपन लोग समझने का प्रयास कर रहे। आज दिन भर इन मुद्दों को देखिए, थोड़ा सा ध्यान देकर, और जो ध्यान आकर्षण आपके मन में आए, कल कुछ और प्रस्तुतियां और साथ में कुछ और विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन की मंगल कामनाएं। सभी को नमस्कार। धन्यवाद भैया जी, सभी को नमस्ते।